हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम इन रिसर्च प्रोसेस, द फर्स्ट एंड foremost step happens to be that of selecting and properly defining a research problem। तो रिसर्च प्रोसेस में जो सबसे पहला और सबसे ज़रूरी जो स्टेप है वो रिसर्च प्रॉब्लम को सेलेक्ट करना यानी फॉर्मुलेट करना और उसको अच्छे तरीके से डिफाइन करना है। A researcher must find the problem and formulate it so that it becomes susceptible to research। तो एक रिसर्चर को प्रॉब्लम ज़रूर ढूंढना चाहिए, फॉर्मुलेट करना चाहिए ताकि उस प्रॉब्लम का कुछ प्रभाव पड़ने के लायक हो रिसर्च के ऊपर। लाइक अ मेडिकल डॉक्टर, a researcher must examine all the symptoms presented to him or observed by him concerning a problem before he can diagnose correctly। तो डॉक्टर के जैसा कि एक डॉक्टर के सामने जितने भी सिम्टम्स अवेलेबल हैं उन सब का अच्छे तरीके से जांच करना चाहिए, उसके बाद ही डायग्नोज उसका उपचार करना चाहिए। टू डिफाइन अ प्रॉब्लम करेक्टली, अ रिसर्चर मस्ट नो व्हाट अ प्रॉब्लम इज़। तो किसी प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से डिफाइन करने से पहले रिसर्चर को ये जानना जरूरी होता है कि आखिर समस्या क्या है। व्हाट इज़ अ रिसर्च प्रॉब्लम। तो देखिए यहाँ पे समझते हैं कि रिसर्च प्रॉब्लम आखिर होता क्या है। अ रिसर्च प्रॉब्लम इन जनरल रेफर्स टू सम डिफिकल्टी which a researcher experiences in the context of either a theoretical or practical situation and wants to obtain a solution for the same। मतलब कोई भी डिफ़िकल्टी रिसर्चर के सामने आती है, आइदर वो थ्योरेटिकल हो या फिर प्रैक्टिकल सिचुएशन में हो, और उस समस्या का वो समाधान चाहता है, तो यही कहलाता है रिसर्च का प्रॉब्लम। अ रिसर्च प्रॉब्लम इज़ वन which requires a researcher to find out the best solution for the given problem। देखिए, अनुसंधान की समस्या वो है जो रिसर्चर को रिक्वायर है कि वो उसका बेहतर सॉल्यूशन ढूंढे। दैट इज़ टू फाइंड आउट बाय विच कोर्स ऑफ एक्शन द ऑब्जेक्टिव कैन बी अटेन्ड ऑप्टिमली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गिवन इन्वायरमेंट। मतलब ये पता लगाना है कि जो हमारे पास जो गिवन इन्वायरमेंट है उसमें किस कॉन्टेक्स्ट में, किस सापेक्ष में वो ऑब्जेक्टिव को अटेन करेगा, मतलब अपने उद्देश्यों को प्राप्त करेगा। देयर आर सेवरल फैक्टर्स विच मे रिजल्ट इन मेकिंग द प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड। तो यहाँ पे कुछ फैक्टर्स, कुछ कारक होते हैं जो कि प्रॉब्लम को कॉम्प्लिकेटेड, जटिल बना देते हैं। फॉर इंस्टांस, द इन्वायरमेंट मे चेंज affecting the efficiencies of the courses of action or the values of the outcomes। अब उदाहरण के लिए बताया कि जो इन्वायरमेंट है मे चेंज अफेक्टिंग द इफ़िशियंसी ऑफ द कोर्स ऑफ एक्शन। तो ये जो कोर्स ऑफ एक्शन, उसका जो इफ़िशियंसी है उसको ये चेंज कर सकता है कोई भी वातावरण। और द वैल्यू ऑफ द आउटकम्स, या फिर जो हमारा वैल्यू आने वाला, आउटकम्स जो आने वाला है उसको इन्वायरमेंट वो चेंज कर सकता है। तो यहाँ पे इन्वायरमेंट एक फैक्टर हो गया जो कि समस्या उत्पन्न कर सकता है। द नंबर ऑफ अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन मे बी वेरी लार्ज। तो यहाँ पे नंबर ऑफ अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन वो बहुत ज़्यादा होने चाहिए। पर्सन्स नॉट इन्वॉल्व इन मेकिंग द डिसीजन मे बी अफेक्टेड बाय इट एंड रिएक्ट टू इट फेवरेबली और अनफेवरेबली। इसमें देखिए, वो व्यक्ति जिनको हम लोगों ने इंक्लूड नहीं किया है डिसीजन लेने के समय, तो वो इसका रिएक्शन या तो फेवर में दे सकते हैं या फिर अगेंस्ट में दे सकते हैं। एंड सिमिलर अदर फैक्टर्स, इसी तरीके और बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। जैसे कि बताया इन्वायरमेंट वो समस्या क्रिएट कर सकता है। यहाँ पे पर्सन्स बताया उनको जिनको हम डिसीजन मेकिंग में नहीं लिए हैं, वो जब रिएक्शन देंगे तो रिएक्शन उनका हमारे फेवर में भी हो सकता है, अगेंस्ट में भी हो सकता है। इसी तरीके के बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। ऑल सच एलिमेंट्स और एटलीस्ट द इम्पॉर्टेंट वंस मे बी थॉट ऑफ इन कंटेक्स्ट ऑफ अ रिसर्च प्रॉब्लम।
तो ऐसे जितने भी एलिमेंट हैं, जितने भी तत्व हैं, उनमें से खास करके जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा उसके बारे में हमेशा सोचना चाहिए हम लोगों को रिसर्च प्रॉब्लम के सापेक्ष में, उसके संदर्भ में। अब है देखिए सेलेक्टिंग द रिसर्च प्रॉब्लम, हम लोग किस तरीके से किसी रिसर्च के लिए प्रॉब्लम को चुनेंगे। देखिए जितने भी समस्या है सबके ऊपर तो रिसर्च एक साथ नहीं किया जा सकता है, या फिर हर एक रिसर्चर हर एक समस्या के ऊपर रिसर्च नहीं कर सकता है। तो एक रिसर्चर को अपने रिसर्च वर्क के लिए किसी प्रॉब्लम को किस तरीके से चुनना चाहिए, अब इसके बाद चलेगा डिस्कशन। द रिसर्च प्रॉब्लम अंडरटेकन फॉर स्टडी मस्ट बी केयरफुली सेलेक्टेड, तो रिसर्च प्रॉब्लम को केयरफुली सेलेक्ट करना है। द टास्क इज़ अ डिफ़िकल्ट वन ऑल्दो इट मे नॉट अपीयर टू बी सो, देखिए जो टास्क है तो बहुत ही डिफ़िकल्ट है, या फिर नहीं भी हो सकता है। हेल्प मे बी टेकन फ्रॉम अ रिसर्च गाइड इन दिस कनेक्शन, तो इस कनेक्शन इसके संदर्भ में रिसर्च गाइड से मदद लिया जा सकता है। नेवरदलेस एवरी रिसर्चर मस्ट फाइंड आउट हिज ओन सैल्वेशन फॉर रिसर्च प्रॉब्लम्स कैन नॉट बी बोरोड, देखिए ये बताया नेवरदलेस, फिर भी एवरी रिसर्चर मस्ट फाइंड आउट हिज ओन सैल्वेशन, हर एक रिसर्चर को एक अपना जो सुगति है वो ढूंढना चाहिए, मतलब अपना गति ढूंढना चाहिए। फॉर रिसर्च प्रॉब्लम्स कैन नॉट बी बोरोड, रिसर्च के लिए प्रॉब्लम को बोरो नहीं किया जा सकता है। जिस तरीके से लोन ले लेते हैं, मतलब दूसरे के प्रॉब्लम को अपना प्रॉब्लम नहीं बना सकते, तो जो रिसर्च का प्रॉब्लम है उसको बोरो नहीं कर सकते हैं। हर एक रिसर्चर को अपना प्रॉब्लम खुद से ढूंढना पड़ता है। अ प्रॉब्लम मस्ट स्प्रिंग फ्रॉम द रिसर्चर्स माइंड लाइक अ प्लांट स्प्रिंगिंग फ्रॉम इट्स ओन सीड्स, तो जिस तरीके से पौधा जो है अपने ही बीज से निकलता है, उसी तरीके से प्रॉब्लम भी जो है रिसर्चर के माइंड से ही निकलना चाहिए। इफ़ योर आइज नीड्स ग्लासेस, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि अगर हमारे आँखों को चश्मे की ज़रूरत है, इट इज़ नॉट द ऑप्टिशियन अलोन हु डिसाइड्स अबाउट द नंबर ऑफ द लेंस वी रिक्वायर्ड, तो ये सिर्फ जो ऑप्टिशियन है उसका अकेला का काम नहीं कि वो डिसाइड करे कि हमारे आँखों को किस नंबर का ग्लास, किस नंबर का लेंस ज़रूरत है। वी हैव टू सी ourselves and enable him to prescribe for us the right number by cooperating with him, तो हम लोगों को खुद भी देखना पड़ता है और उसकी मदद करनी पड़ती है कि हमें किस नंबर का सही लेंस चाहिए। दस रिसर्च गाइड कैन एट द मोस्ट ओनली हेल्प अ रिसर्चर चूज अ सब्जेक्ट, तो उसी तरीके से रिसर्च का जो गाइड है वो रिसर्चर को सब्जेक्ट चूज करने में सिर्फ मदद कर सकता है। हाउएवर द फॉलोइंग पॉइंट्स मे बी ऑब्जर्व्ड बाय अ रिसर्चर इन सेलेक्टिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम और अ सब्जेक्ट फॉर रिसर्च, यद्यपि ये सब कुछ पॉइंट हैं जो कि ऑब्जर्व किया गया है, जो कि एक रिसर्चर को एक रिसर्च प्रॉब्लम सेलेक्ट करने के समय ध्यान में रखना चाहिए। फर्स्ट है सब्जेक्ट विच इज़ ओवरडन शुड नॉट बी नॉर्मली चूजन, मतलब वो सब्जेक्ट जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो चुका है उसको नॉर्मली चूज नहीं करना चाहिए। फॉर इट विल बी अ डिफ़िकल्ट टास्क टू थ्रो एनी न्यू लाइट इन सच अ केस, क्योंकि ऐसे केस में ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा कि इसके कुछ और नया प्रकाश इस पर कुछ डाला जाए, क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा काम हो चुका है। सेकंड है कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट शुड नॉट बिकम द चॉइस ऑफ एन एवरेज रिसर्चर, तो एवरेज रिसर्चर के लिए कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट वो उसका चॉइस नहीं बनना चाहिए। टू नैरो और टू वैग्यू प्रॉब्लम्स शुड बी अवॉइडेड, तो बहुत ही नैरो और फालतू प्रॉब्लम उसको अवॉइड करना चाहिए। फोर्थ द सब्जेक्ट सेलेक्टेड फॉर रिसर्च शुड बी फैमिलियर एंड फिजिबल, तो फैमिलियर होना चाहिए और फिजिबल साध्य भी होना चाहिए। सो दैट द रिलेटेड रिसर्च मटेरियल और सोर्सेस ऑफ रिसर्च आर विद इन वंस रीच, ताकि जो रिलेटेड रिसर्च का मटेरियल और सोर्स है वो उस रिसर्चर के पहुंच में हो, मतलब साध्य प्राप्त करने के लायक होगा और रिसर्च का कोई प्रॉब्लम, मतलब उस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं ऐसा हो, और फैमिलियर हो, ताकि जो भी उसके लिए रॉ मटेरियल डाटा वगैरह चाहिए उस तक पहुंच आसानी से हो सके उस रिसर्चर का। इवन देन इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट टू सप्लाई डिफिनेटिव आइडियाज़
concerning how a researcher should obtain ideas from his research. अब देखिए इसमें कि इवन देन इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट टू सप्लाई डिफिनिटिव आइडियाज। डिफिनिटिव मतलब सर्वोत्तम आइडिया, ये देना बहुत ही मुश्किल की बात है। कंसर्निंग हाउ अ रिसर्चर शुड ऑब्टेन आइडिया फॉर हिज रिसर्च, कि एक रिसर्चर अपने रिसर्च के लिए किस तरीके से आइडिया वो प्राप्त करे, तो सर्वोत्तम जो आइडिया वो देना बड़ी मुश्किल की बात है। फॉर दिस पर्पज अ रिसर्चर शुड कॉन्टैक्ट an expert or a professor in the university who is already engaged in research। तो ये बात तो हम लोग बार बार पढ़ रहे हैं, बार बार रिसर्च में आता ही रहेगा कि एक रिसर्चर को कंसल्ट करना पड़ेगा, अगर यूनिवर्सिटी में है तो प्रोफेसर से जिसके अंडर वो रिसर्च वर्क करेगा। यानी समझ लें कि यहाँ पे रिसर्चर को जो उससे नॉलेज में ज़्यादा है उनसे संपर्क करना चाहिए। ही में एज वेल read articles published in current literature available on the subject and may think how the techniques and ideas discussed therein might be applied to the solution of other problems। ये बताया कि अब उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स पब्लिश हो चुके हैं, लिटरेचर वगैरह अवेलेबल, उन सब को डीपली स्टडी करना चाहिए ताकि उससे जो रिलेटेड प्रॉब्लम है और या फिर जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन किस तरीके से किया जा सकता है ये सब उसको पता लग सके। यानी कि पिछले जो सिमिलर टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व किए हुए रिसर्च होंगे तो उनसे इसको आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से अभी जो प्रेजेंट प्रॉब्लम उसको सॉल्व करना है। ही में डिस्कस विथ अदर्स व्हाट ही हैज़ इन माइंड कंसर्निंग अ प्रॉब्लम, तो दूसरों के साथ वो डिस्कस कर सकता है कि उसके माइंड में जो प्रॉब्लम है वो क्या है। इन दिस वे ही शुड मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट्स इन सेलेक्टिंग अ प्रॉब्लम, तो इस तरीके से वो प्रॉब्लम को सेलेक्ट करने में यानी प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करने में हर एक संभव प्रयास करेगा। फिफ्थ पॉइंट है द इम्पॉर्टेंस ऑफ द सब्जेक्ट, द क्वालिफिकेशन एंड द ट्रेनिंग ऑफ अ रिसर्चर, द कॉस्ट इन्वॉल्व्ड, द टाइम फैक्टर आर फ्यू अदर क्राइटेरिया दैट मस्ट ऑल्सो बी कंसिडर्ड इन सेलेक्टिंग अ प्रॉब्लम। तो इसे बताया कि सब्जेक्ट का क्या इंपॉर्टेंस है, क्वालिफिकेशन क्या है रिसर्चर का, ट्रेनिंग का लेवल क्या है, उसमें कितना कॉस्ट लगेगा, कितना टाइम लगेगा, ये सब क्राइटेरिया को भी ध्यान में रखना पड़ता है। इन अदर वर्ड्स, बिफोर द फाइनल सेलेक्शन ऑफ अ प्रॉब्लम इज डन अ रिसर्चर मस्ट आस्क हिमसेल्फ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो दूसरे शब्दों में प्रॉब्लम को तय करने से पहले रिसर्चर को खुद से ये सब सवाल पूछने चाहिए। नंबर ए, whether he is well equipped in terms of his background to carry out the research, कि वो well equipped है कि रिसर्च को कैरी कर सकता है कि नहीं, खुद से ये पूछना चाहिए। B, whether the study falls within the budget he can afford, कि वो जो स्टडी कर रहा है वो उसके बजट में आएगा कि नहीं आएगा। C, whether the necessary cooperation can be obtained from those who must participate in research as subject, कि जिन लोगों का मदद लेना है रिसर्च में वो लोग सहयोग करेंगे कि नहीं करेंगे। इफ़ द आंसर टू ऑल दीज क्वेश्चंस आर इन द अफर्मेटिव, अफर्मेटिव अगर सकारात्मक है इन सब का आंसर, मैंने सब का आंसर यस में आता है, वन में बिकम श्योर सो फार एज द प्रैक्टिकेबिलिटी ऑफ द स्टडी इज कंसर्न, तो फिर एक व्यक्ति जो श्योर हो जाता है जहाँ तक कि इसकी प्रैक्टिबिलिटी की बात हो, मतलब वो श्योर हो कि हाँ इस टॉपिक पर रिसर्च किया जा सकता है। सिक्स्थ, द सिलेक्शन ऑफ अ प्रॉब्लम मस्ट बी प्रीसीडेड बाय अ प्रिलिमिनरी स्टडी, दिस मे नॉट बी नेसेसरी व्हेन द प्रॉब्लम रिक्वायर्स द कंडक्ट ऑफ अ रिसर्च क्लोजली सिमिलर टू वन दैट हैज़ ऑलरेडी बी डन। अब देख, किसी भी समस्या को लेने से पहले प्रीलिमिनरी स्टडी करना ज़रूरी है, मतलब कोई वो समस्या जिसके ऊपर ऑलरेडी रिसर्च हो चुका है दोबारा उसके ऊपर रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए बताया गया कि प्रारंभिक स्टडी जो कर लेना चाहिए कि हम जिस टॉपिक के ऊपर रिसर्च करने जा रहे हैं उस पर रिसर्च ऑलरेडी हो चुका है कि नहीं हो चुका है। बट वेन द फील्ड ऑफ इंक्वायरी इज रिलेटिवली न्यू and does not have available a set of well developed techniques, a brief feasibility study must always be undertaken।
लेकिन ये बताया बट वेन द फील्ड ऑफ इंक्वायरी इज रिलेटिवली न्यू, अगर इंक्वायरी का जो फील्ड है वो नया है, मतलब अगर नया क्षेत्र है, हमारा टॉपिक सेम है लेकिन उसका अगर प्लेस बदल गया, जैसे मान लो कोई एक रिसर्च हुआ था कंपनी ए के ऊपर, अब उसी रिसर्च को कंपनी बी के ऊपर करना चाहते थे, तो यहाँ पे फील्ड तो चेंज हो गया, तब इसको फिर किया जा सकता है। If the subject for research is selected properly by observing the above mentioned points, तो ऊपर जो भी पॉइंट बताए गए उनको ध्यान में रखते हुए अगर से रिसर्च का सब्जेक्ट चुना गया है, द रिसर्च विल नॉट बी अ बोरिंग ड्रजरी, तब जो रिसर्च है बोरिंग ड्रजी वो नीरस काम नहीं रहेगा, रादर इट विल बी लव्स लेबर, जबकि इसमें मेहनत करने में मजा आएगा। इनफैक्ट जेस्ट फॉर वर्क इज द मस्ट, जो जेस्ट है वो उत्साह, काम के लिए उत्साह जरूरी होता है, मतलब किसी काम करने के लिए उत्साह नहीं रहेगा तो फिर काम करने का मन नहीं करे तो काम नहीं होगा। द सब्जेक्ट और द प्रॉब्लम सेलेक्टेड मस्ट इन्वॉल्व द रिसर्चर एंड मस्ट हैव एन अपर मोस्ट प्लेस इन हिज माइंड सो दैट ही मे अंडरटेक ऑल पेन्स नीडेड फॉर द स्टडी। तो इसमें बताया द सब्जेक्ट और द प्रॉब्लम सेलेक्टेड, तो जो भी समस्या लिया गया, सब्जेक्ट लिया गया, मस्ट इन्वॉल्व द रिसर्चर, तो वो रिसर्चर को इन्वॉल्व करना ही चाहिए, कंपलसरी रिसर्चर को उसमें इन्वॉल्व हो ही जाना है पूरा। एंड मस्ट हैव एन अपर मोस्ट प्लेस इन हिज माइंड, और उसके मस्तिष्क में इस रिसर्च को बिल्कुल टॉप प्रायोरिटी देना है, सो दैट ही में अंडरटेक ऑल पेन्स नीडेड फॉर द स्टडी, ताकि स्टडी करने में जो भी उसको कठिनाई आए वो सबको सहन कर ले। नेक्स्ट है टेक्निक इन्वॉल्व इन डिफाइनिंग ऑब्लिक फॉर्मुलेटिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम, मतलब रिसर्च प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करने के लिए जो टेक्निक है वो क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ शामिल है, वो ये है। हाउ टू डिफाइन और फॉर्मुलेट अ रिसर्च प्रॉब्लम इज अनडाउटली अ हरकुलेन टास्क, तो ये तो बहुत कठिन टास्क है ही। हाउएवर इट इज़ अ टास्क दैट मस्ट बी टैकल्ड इंटेलिजेंटली, तो ये जो टास्क है इसको बहुत इंटेलिजेंट वे में टैकल करना है, टू अवॉइड द परप्लेक्सिटी इनकाउंटर्ड इन अ रिसर्च ऑपरेशन, ताकि उसमें जो भी पेचीदगी है, परप्लेक्सिटी है, उन सबको अवॉइड किया जा सके। द usual approach is that the researcher should himself pose a question and set up techniques and procedures for throwing light on the question concerned for formulating or defining the research problem। तो बताया द यूजुअल अप्रोच इज दैट, यूजुअल अप्रोच ये है रिसर्चर शुड हिमसेल्फ पोज अ क्वेश्चन, उसको अपने आप से क्वेश्चन करना चाहिए, एंड सेट अप टेक्निक्स, और खुद से टेक्निक सेट करना चाहिए, एंड प्रोसीजर और पद्धति को भी सेट करना चाहिए, फॉर थ्रोइंग लाइट ऑन द क्वेश्चन, वो उसका जो रिसर्च का जो क्वेश्चन है प्रॉब्लम, ताकि उस पर प्रकाश डाल सके, कंसर्न फॉर फॉर्मुलेटिंग और डिफाइनिंग द रिसर्च प्रॉब्लम, तो रिसर्च प्रॉब्लम को डिफाइन करने के लिए, फॉर्मुलेट करने के लिए अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कौन कौन से क्वेश्चन होने चाहिए, मतलब उसके माइंड में जो भी प्रश्न है उसके ऊपर खुद लाइट डाले, खुद टेक्निक वगैरह डेवलप करे। द टेक्निक फॉर द पर्पज इन्वॉल्व्स द अंडरटेकिंग ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स जनरली वन आफ्टर द अदर, अब जो टेक्निक है उस पर्पज़ में, तो यहाँ नीचे कुछ स्टेप्स दिखाए हैं, एक के बाद एक उसको फॉलो करना पड़ता है, तो ये सब इसमें इन्वॉल्व है। किसमें क्या, फर्स्ट है स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम इन अ जनरल वे, तो प्रॉब्लम जो भी समस्या है उसका स्टेटमेंट जनरल वे में देना है। सेकंड, अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम, उसके नेचर, प्रकृति को समझना है। थर्ड, सर्वेइंग द अवेलेबल लिटरेचर, तो ये जितने भी लिटरेचर है उन सबको पढ़ना है। फोर्थ, डेवलपिंग द आइडियाज़ थ्रू डिस्कशन, डिस्कस करके आपस में आइडिया डेवलप करना है। एंड फिफ्थ, ये फिफ्थ स्टेप है, रिफ्रेशिंग द रिसर्च प्रॉब्लम इनटू अ वर्किंग प्रोपोजिशन, तो अब रिसर्च प्रॉब्लम को रिफ्रेश करना है वर्किंग प्रोपोजिशन में। अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल दीज पॉइंट्स आर एज फॉलोज, अब देखिए इसका एक एक करके डिस्क्रिप्शन। फर्स्ट स्टेप है स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम इन अ जनरल वे। फर्स्ट ऑफ ऑल द प्रॉब्लम शुड बी स्टेटेड इन अ ब्रॉड जनरल वे, तो सबसे पहले ब्रॉड जनरल वे में सामान्य तरीके से प्रॉब्लम को व्याख्या करना है, कीपिंग इन व्यू आइदर
some practical concern और some साइंटिफिक और इंटेलेक्चुअल इंटरेस्ट। तो अपने दिमाग पे इन सब बातों को रखते हुए, किस किस बातों को, प्रैक्टिकल कुछ कंसर्न होगा, कुछ साइंटिफिक होंगे, कुछ इंटेलेक्चुअल इंटरेस्ट होंगे, इन सबको दिमाग पे रखना है। फॉर दिस पर्पज द रिसर्चर मस्ट इमर्स हिमसेल्फ थ्रू आउट इन द सब्जेक्ट मैटर। इस उद्देश्य से रिसर्चर को इमर्स मतलब बिल्कुल डूब जाना है खुद को, थ्रू आउटली इन द सब्जेक्ट मैटर, पूरी तरीके से सब्जेक्ट मैटर में डूब जाना है। कंसर्निंग विच ही विशेस टू पोज अ प्रॉब्लम। इन केस ऑफ सोशल रिसर्च इट इज़ कंसिडर्ड एडवाइजेबल टू डू सम फील्ड ऑब्जर्वेशंस। अब जैसे कि सोशल रिसर्च में ये एडवाइस दिया जाता है कि कुछ फील्ड ऑब्जर्वेशन कर लिया जाए, एंड एज सच द रिसर्चर में अंडरटेक सम सॉर्ट ऑफ प्रीलिमिनरी सर्वे और व्हाट इज़ ऑफन कॉल्ड पायलट सर्वे। तो इस तरीके से रिसर्चर जो है कुछ प्रीलिमिनरी सर्वे वो कर लेगा। प्रीलिमिनरी सर्वे को ही हम लोग पायलट सर्वे भी कहते हैं, मतलब फील्ड वर्क से जो सर्वे किया इसे पायलट सर्वे भी कहा जाता है। तो ये सब सोशल रिसर्च में जनरली होता है कि उसको फील्ड स्टडी करना पड़ता है सर्वे के द्वारा। देन द रिसर्चर कैन हिमसेल्फ स्टेट द प्रॉब्लम और ही कैन सीक द गाइडेंस ऑफ द गाइड और द सब्जेक्ट एक्सपर्ट इन अकम्प्लिशिंग दिस टास्क। तो इस तरीके से रिसर्चर खुद से प्रॉब्लम को व्याख्या कर सकता है या फिर एक्सपर्ट की सहायता ले सकते हैं इस काम को पूरा करने में। द प्रॉब्लम स्टेटेड इन अ ब्रॉड जनरल वे मे कंटेन वेरियस एम्बिग्विटीज़। तो इसमें बहुत सारी दुविधा हो सकती है जो भी इस प्रॉब्लम की व्याख्या किया गया है, विच मस्ट बी रिजॉल्व। तो उन सारे दुविधा को दूर करना पड़ेगा, किस तरीके से, बाय कूल थिंकिंग एंड रीथिंकिंग ओवर द प्रॉब्लम। तो ठंडे दिमाग से और बार बार समस्या के बारे में सोचकर उस दुविधा को दूर करना है। एट द सेम टाइम द फिजिबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन हैज़ टू बी कंसिडर्ड एंड द सेम शुड बी केप्ट इन व्यू वाइल स्टेटिंग द प्रॉब्लम। और उसी समय फिजिबिलिटी, उसकी जो साध्यता है, ऑफ अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन हैज़ टू बी कंसिडर्ड, उसकी साध्यता को उसको भी कंसिडर करना पड़ेगा। और एंड द सेम शुड बी केप्ट इन व्यू वाइल स्टेटिंग द प्रॉब्लम, और उसको प्रॉब्लम का, समस्या का व्याख्या करते समय उसको अपने विचार में रखना है। सेकंड स्टेप है अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम। अब जो समस्या है उसका प्रकृति को समझना है। द नेक्स्ट स्टेप इज टू अंडरस्टैंड origin and nature of the problem clearly. अंडरस्टैंड, अब देखिए यहाँ पे द नेक्स्ट स्टेप इज टू अंडरस्टैंड ओरिजिन एंड नेचर ऑफ द प्रॉब्लम क्लियरली। तो प्रॉब्लम का ओरिजिन, उसका प्रकृति, उसको क्लियर कट समझना है। द बेस्ट वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम इज टू डिस्कस इट विथ दोज हु फर्स्ट रेज्ड इट in order to find out how the problem originally came about and with what objectives in view। तो इसका जो सबसे बढ़िया तरीका है, द बेस्ट वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम इज टू, तो इसका सबसे बढ़िया तरीका समस्या समझने का, इसको डिस्कस किया जाए किसके साथ, विथ दोज हु फर्स्ट रेज्ड इट, तो उनके साथ जिन्होंने पहली बार इस समस्या को उठाया हो, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट हाउ द प्रॉब्लम ओरिजिनली केम अबाउट, कि किस तरीके से प्रॉब्लम ये ओरिजिनली आया, एंड विथ व्हाट ऑब्जेक्टिव इन व्यू, और किस उद्देश्य के साथ ये प्रॉब्लम आया। इफ़ द रिसर्चर हैज़ स्टेटेड द प्रॉब्लम हिमसेल्फ, अगर रिसर्चर खुद से प्रॉब्लम का व्याख्या किया है, मतलब खुद से वो जनरेट किया है ये प्रॉब्लम, ही शुड कंसिडर वंस अगेन ऑल दोज पॉइंट्स दैट induced him to make a general statement concerning the problem। तो उसको फिर से कंसिडर करना चाहिए हर एक उस पॉइंट्स को जिस पॉइंट ने उसे इंड्यूस किया इस प्रॉब्लम को लेने के लिए, जिस पॉइंट उसे प्रोत्साहित किया है इस प्रॉब्लम के ऊपर काम करने के लिए। फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम इन्वॉल्व्ड, तो जो प्रॉब्लम इन्वॉल्व है उसके नेचर को अच्छे तरीके से समझने के लिए ही कैन इंटर इनटू डिस्कशन विथ दोज हु हैव अ गुड नॉलेज ऑफ द प्रॉब्लम कंसर्न्ड और सिमिलर अदर प्रॉब्लम्स। तो उसके साथ वो संपर्क करे जिनके पास
इस संबंधित समस्या का बढ़िया नॉलेज है या फिर इसी जैसी किसी दूसरी समस्या का नॉलेज है, उससे वो कंसर्न करें, उनसे डिस्कस करें। द रिसर्चर शुड ऑल्सो कीप इन व्यू द इन्वायरमेंट विद इन विच द प्रॉब्लम इज टू बी स्टडीड एंड अंडरस्टूड। अब रिसर्चर को उस वातावरण को भी ध्यान में रखना है जिसमें कि इस समस्या का हमको अध्ययन करना है और समस्या को समझना है। थर्ड स्टेप है सर्वेइंग द अवेलेबल लिटरेचर। अब जितने भी लिटरेचर अवेलेबल है अब हमको उनका सर्वे करना है। ये पहले भी लोग पढ़ चुके हैं, लिटरेचर रिव्यू सब करना है। ऑल अवेलेबल लिटरेचर कंसर्निंग द प्रॉब्लम एट हैंड मस्ट नेसेसरीली बी सर्वेड एंड एग्जामिन्ड बिफोर आर डेफिनेशन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम इज गिवन। दिस मीन्स दैट द रिसर्चर मस्ट बी वेल कन्वर्जेंट विथ रेलिवेंट थ्योरीज। इसका मतलब ये है कि रिसर्चर को बहुत बढ़िया परिचित होना चाहिए जो भी रिलेवेंट थ्योरीज हैं इन द फील्ड। थ्योरीज से जो उस फील्ड में है, रिपोर्ट्स, जितने भी रिपोर्ट्स हैं एंड रिकॉर्ड्स, और जितने भी रिकॉर्ड्स अवेलेबल है उन सब से उसको वह बहुत बढ़िया परिचित होना चाहिए। एज ऑल्सो ऑल अदर रिलेवेंट लिटरेचर्स, और इस तरीके से और जितने भी अदर रिलेवेंट लिटरेचर है मतलब सबको उसका अच्छा ज्ञान होना चाहिए। ही मस्ट डिवोट सफिशिएंट टाइम, उसको डिवोट करना है सफिशिएंट टाइम इन रिव्यूइंग ऑफ रिसर्च ऑलरेडी अंडरटेकन ऑन रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो इस समस्या से संबंधित अगर किसी समस्या के ऊपर रिसर्च जितने भी हो चुके हैं उन सब को समझने में उसको बहुत ज़्यादा टाइम देना चाहिए। दिस इज़ डन टू फाइंड आउट what data and other materials if any are available for operational purpose। तो ये सब जो किया जाता है ये पता लगाने के लिए कि ऑपरेशनल पर्पस से कौन कौन से डाटा मटेरियल अवेलेबल है जो कि हमारे काम का है। नोइंग व्हाट डाटा आर अवेलेबल ऑफन सर्व्स टू नैरो द प्रॉब्लम इटसेल्फ। तो ये पता लगाना कि डाटा अवेलेबल कौन कौन से हैं तो ये प्रॉब्लम को नैरो बना देता है। एज वेल एज द टेक्निक दैट माइट बी यूज, और ये उस टेक्निक को भी बताता है जो कि हमको यूज़ करना है। तो डाटा के हिसाब से हम लोग प्रॉब्लम को अपना छोटा भी कर सकते हैं और डाटा के हिसाब से पता लगा सकते हैं कि इसके एनालिसिस में कौन सा टेक्निक हम लोगों को अप्लाई करना है। दिस वुड ऑल्सो हेल्प अ रिसर्चर टू नो इफ़ देयर आर सर्टेन गैप्स इन द थ्योरीज। अच्छा, इसमें देखिए ये रिसर्चर को यही पता लगाने में मदद करता है कि यहाँ पे थ्योरीज में कुछ ज़्यादा गैप तो नहीं है, आगे इसमें डिस्कस है। और वेदर द एग्जिस्टिंग थ्योरीज एप्लीकेबल टू द प्रॉब्लम अंडर स्टडी आर इनकंसिस्टेंट विथ इच अदर। तो इसमें इनकंसिस्टेंट मतलब असंगत तो नहीं है। जैसे कि मान लिया हमारे पास जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम से रिलेटेड अगर 4-5 थ्योरी हम लोगों के अवेलेबल हो गया तो वो जो थ्योरी है उन सब को देखना है कि सारे थ्योरी आपस में मतलब सेम कंक्लूजन देते हैं कि नहीं दे, मतलब उनका जो तर्क संग जो थिंकिंग निकल रहा है वो सेम है या फिर दोनों का थॉट बिल्कुल अलग अलग निकल रहा है। तो देखें यहाँ पे तर्क संगत है या फिर अलग अलग हैं। और वेदर the finding of the different studies do not follow a pattern consistent with the theoretical expectation and so on। और ये देखना है कि जो फाइंडिंग्स है अलग अलग थ्योरी के वो सब आपस में मतलब मैच करते हैं या फिर अलग अलग होते हैं, तो इससे भी पता चल जाता है। All this will enable a researcher to take new strides in the field of फर्दरेंस ऑफ नॉलेज। तो इस तरीके से ये सब जो है बिल्कुल एक लंबा छलांग लगाने में मदद करता है रिसर्चर को इन द फील्ड ऑफ फर्दरेंस ऑफ नॉलेज, ज्ञान की नई खोज की तरफ। दैट इज ही कैन मूव अप स्टार्टिंग फ्रॉम द एग्जिस्टिंग प्रीमाइज। तो अब वो मूव कर सकता है एग्जिस्टिंग प्रीमाइज है उसके तरफ से। तो अपना जो ही कैन मूव अप स्टार्टिंग फ्रॉम द एग्जिस्टिंग प्रीमाइज, उसका जो पहले से उपस्थित है प्राकल्पना उसके थ्रू वो स्टार्ट कर सकता है। स्टडीज ऑन रिलेटेड प्रॉब्लम्स आर यूजफुल फॉर इंडिकेटिंग द टाइप ऑफ डिफिकल्टीज दैट मे बी इनकाउंटर्ड इन द प्रेजेंट स्टडी एज ऑल्सो
द पॉसिबल एनालिटिकल शॉर्टकमिंग्स। तो अब अगर हम लोग जितने भी पहले से स्टडी हो चुके हैं इस समस्या से रिलेटेड, अगर उसका हम स्टडी करेंगे तो हमें पता चल जाता है कि हमारा जो रिसर्च प्रॉब्लम है उसमें कौन कौन सी कठिनाइयों का हमें सामना करना पड़ सकता है और एनालिसिस करने में जो भी कमियां रहेंगी वो सब क्या क्या हो सकती हैं। तो इन सब के बारे पहले ही पता चल जाता है। एट टाइम्स सच स्टडीज़ में ऑल्सो सजेस्ट यूजफुल एंड इवन न्यू लाइन्स ऑफ अप्रोच टू द प्रेजेंट प्रॉब्लम। और इस तरीके से एक समय में एट टाइम सच स्टडीज़ में ऑल्सो सजेस्ट यूजफुल एंड इवन न्यू लाइन्स ऑफ अप्रोच टू द प्रेजेंट प्रॉब्लम। और इस तरीके से यहाँ पे एक न्यू लाइन्स ऑफ अप्रोच भी आएगा, तो इसमें एक नया लाइन भी हो जाएगा इस प्रॉब्लम से संबंधित, जिसके बारे में मतलब जिस लाइन में यानी जिस टॉपिक में बाद में और भी रिसर्च किया जा सकता है, मतलब रिसर्च का और भी आगे स्कोप बढ़ा देता है। फोर्थ है डेवलपिंग द आइडियाज़ थ्रू डिस्कशन। अब डिस्कस करके आइडिया डेवलप होगा, ये भी हम लोग पहले पढ़ चुके थे लगभग। डिस्कशन कंसर्निंग अ प्रॉब्लम ऑफन प्रोड्यूस यूजफुल इन्फॉर्मेशन। तो किसी भी समस्या संबंधित अगर उसका डिस्कशन होगा तो उससे यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिलता है। वेरियस न्यू आइडियाज़ कैन बी डेवलप्ड थ्रू सच एन एक्सरसाइज। तो इसके थ्रू बहुत सारा नया आइडिया डेवलप किया जा सकता है। हेंस अ रिसर्चर मस्ट डिस्कस हिज प्रॉब्लम विथ हिज कलीग्स एंड अदर्स हु हैव इनफ एक्सपीरियंस इन द सेम एरिया और इन वर्किंग ऑन सिमिलर प्रॉब्लम्स। दिस इज़ क्वाइट ऑफन नोन एज अन एक्सपीरियंस सर्वे। तो ये एक्सपीरियंस सर्वे कहलाता है। पीपल विथ रिच एक्सपीरियंस आर इन अ पोजिशन टू इनलाइटन द रिसर्चर on different aspects of his proposed study, and their advice and comments are usually invaluable to the researcher। तो जो रिच एक्सपीरियंस रखने वाले लोग हैं वो रिसर्चर के जो समस्या है उसके ऊपर प्रकाश डाल सकते हैं और उनका जो एडवाइस वगैरह है वो इनवाइबल है, बहुमूल्य है रिसर्चर के लिए। दे हेल्प हिम शार्पन हिज फोकस ऑफ अटेंशन ऑन स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स विद इन द फील्ड। अब वो लोग हेल्प करते हैं रिसर्चर को उसका जो स्पेसिफिक एस्पेक्ट है उसके ऊपर फोकस करने में। डिस्कशन विथ सच पर्सन्स शुड नॉट ओनली बी कन्फाइंड टू द फॉर्मुलेशन ऑफ द स्पेसिफिक प्रॉब्लम एट हैंड। तो जो डिस्कशन किया गया उन लोगों के साथ इसको कन्फाइंड संकुचित नहीं कर देना है टू द फॉर्मुलेशन ऑफ द स्पेसिफिक प्रॉब्लम इन एट हैंड, कि संकुचित नहीं करना है, सिर्फ प्रॉब्लम हमारे पास जो है हाथ में उसको फॉर्मुलेट करने तक ही। बट शुड ऑल्सो बी कंसर्न विद द जनरल अप्रोच टू द गिवन प्रॉब्लम। बल्कि इसको जो जनरल अप्रोच है समस्या से संबंध उससे भी इसको जोड़ना चाहिए। टेक्निक्स दैट माइट बी यूज, हमारा टेक्निक हमको कौन सा यूज़ करना है वहाँ भी इसको यूज़ करना चाहिए। पॉसिबल सॉल्यूशन, और इसका पॉसिबल सॉल्यूशन क्या हो सकता है उन सब के बारे, मतलब डिस्कशन के थ्रू सिर्फ समस्या को फॉर्मुलेट करके नहीं छोड़ देना है, उस डिस्कशन के थ्रू हम लोग को और यही पता लगाना है कि इस समस्या के समाधान के लिए हम लोग कौन सा टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, इसका पॉसिबल सॉल्यूशन क्या हो सकता है, एक्सेट्रा। फिफ्थ है रिफ्रेशिंग द रिसर्च प्रॉब्लम। फाइनली द रिसर्चर मस्ट सिट टू रिफ्रेश द रिसर्च प्रॉब्लम इनटू अ वर्किंग प्रोपोजिशन। अब जो उसका वर्किंग प्रोपोजिशन, उसका जो प्रस्ताव है उस पर काम करने के लायक रिसर्चर को एक बार फिर से बैठकर अपने प्रॉब्लम को रिफ्रेश करना चाहिए। वंस द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम हैज़ बीन क्लियरली अंडरस्टूड, द इन्वायरमेंट within which the problem has got to be studied has been defined। तो जब नेचर को समझ लिया गया, इन्वायरमेंट जिसके अंदर की रिसर्च करना है उसको डिफाइन कर दिया गया, डिस्कशंस ओवर द प्रॉब्लम हैव टेकन प्लेस, डिस्कशन भी हो चुका सबके साथ, द अवेलेबल लिटरेचर हैज़ बीन सर्वेड एंड एग्जामिन, और जो भी लिटरेचर अवेलेबल थे सबका सर्वे हो गया, हम लोग अच्छे से पढ़ लिए, सबको एग्जामिन कर लिए। Rephrasing the problem into analytical or operational term is not a difficult task। तो उसके बाद प्रॉब्लम को रिफ्रेश करना एनालिटिकल या फिर ऑपरेशनल टर्म में अभी डिफिकल्ट टास्क नहीं रहता है। थ्रू रिफ्रेशिंग
the researcher puts the research problem in a specific terms as possible so that it may become operationally viable and may help in the development of working hypothesis. तो अब रिफ्रेशिंग के द्वारा द रिसर्चर पुट्स द रिसर्च प्रॉब्लम इन अ स्पेसिफिक टर्म। तो जो रिसर्चर है वो फिर समस्या को एक स्पेशल टर्म के साथ वो पुट करता है, रखता है उसको एज पॉसिबल, जितना पॉसिबल हो सकता है वो उसको स्पेसिफिक टर्म में रखता है। सो दैट इट में बिकम ऑपरेशनली वाइबल, ताकि ये ऑपरेशनली वाइबल साध्य हो सके, मतलब इसके ऊपर काम करके रिसर्च को पूरा किया जा सके। एंड मे हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ वर्किंग हाइपोथेसिस, और ये मदद कर सके वर्किंग हाइपोथेसिस को डेवलप करने में। इन एडिशन टू व्हाट हैज़ बीन स्टेटेड अबव, ऊपर जितने भी पॉइंट बताए गए उनके अलावा the following points must also be observed while defining a research problem. Number A, technical terms and words or phrases. तो technical term, word, phrase जितने भी हैं with special meanings used in the statement of the problem should be clearly defined. तो जितने भी technical term उन सबको clear define करना है। Basic assumptions और पॉस्टुलेट्स, अब जो बेसिक एजम्पशंस है इफ़ एनी अगर कोई होंगे रिलेटिंग टू द रिसर्च प्रॉब्लम शुड बी क्लियरली स्टेटेड। तो अगर कोई बेसिक एजम्पशन है, कोई मान्यता है, तो उसको भी क्लियर कट बता देना है। सी, अ स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, दैट इज द क्राइटेरिया फॉर द सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम शुड बी प्रोवाइडेड। तो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट वो देना है किसके बारे में, ऑफ द वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टिगेशन शुड बी प्रोवाइडेड। तो हमारा जो इन्वेस्टिगेशन है उसका क्या वैल्यू रहेगा उसके बारे में स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट देना है कि हम जो रिसर्च कर रहे हैं ये इसका कुछ वैल्यू रहेगा कि वैल्यू लेस रहेगा ये। डी, द सुटेबिलिटी ऑफ द टाइम पीरियड एंड द सोर्सेस ऑफ डाटा अवेलेबल मस्ट ऑल्सो बी कंसिडर्ड बाय द रिसर्चर इन डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। अब टाइम भी देख लेना है कि टाइम सही है कि नहीं रिसर्च करने का, डाटा अवेलेबल है, ये सब भी देख लेना है। द स्कोप ऑफ द इन्वेस्टिगेशन और द लिमिट्स विद इन विच द प्रॉब्लम इज टू बी स्टडीज। तो अब इसका स्कोप क्या है इन्वेस्टिगेशन का और इसके लिमिट्स क्या क्या हैं जिसके अंदर में रहकर इस प्रॉब्लम का हमको स्टडी करना है, मस्ट बी मेंशन्ड एक्सप्लिसिटली। तो इसको एक्सप्लिसिट मेंशन इसको कर देना है इन डिफाइनिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम। तीन सारे बातों को भी ध्यान में रखना था। ओके, थैंक यू।